कि आप लोग का पहला रिपोर्ट है। बिना किसी प्रेशर का प्रैक्टिस करो, जैसे आप कर सकते हो, जो आप लोगों जैसे आप लेवल पास करेंगे, संसार के सबसे एम्पावर्ड व्यक्ति अपने को महसूस करेंगे ऐसे होते। लेकिन जैसे घर पहुंच के कोट उतारेंगे, वैसे सबसे आपको लगेगा कि सबसे गरीब आदमी है। दूसरे का नहीं, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं एलएलबी पास करके और 11th का एंट्रेंस लेके अपने घर गया था और मैं अपने पिताजी के जूनियर के पास बैठना शुरू किया। ठीक है, तो 3-4-5 दिन के बाद मुझे 2 रुपए मिले थे, और वो भी इसलिए मिले थे कि जो सम्मान का फॉर्म है वो मुझे भरने आता था। जो उनका मुंशी है, जो मेरे से 7-8 साल पहले जाकर वहाँ ट्रेनिंग कर रहे थे, उनको सम्मान का फॉर्म भरने भी नहीं आता था, मैं भरा था, तो उन्होंने मुझे 2 रुपए दिए। और जब मैं पढ़ता था तो अमूमन मेरा 100 रुपए के आसपास डेली का खर्चा था। तो बड़ी संघर्षशील लाइफ होते होते 10-15 साल से बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, और 5-6 साल आपको नौकरी के लिए भी करना पड़ेगा। जैसे भी तैयार, तो आपके पास अवसर है, आप इस अवसर का पूरा लाभ उठाइए। एक हम लोग नेशनल मूव कोर्ट भी कराने वाले हैं। जो बेस्ट टीम हमको मिलेगी आपसे और बीएलएलबी से मिलेगी, उस बेस्ट टीम को हम लोग उसमें नेशनल मूव कोर्ट कंपटीशन कराएंगे, उसमें भाग लेने का उसको अवसर मिलेगा। अभी एक टीम हम लोगों ने लखनऊ में रजिस्ट्रेशन कराया है, वहाँ मूव कोर्ट कंपटीशन हो रहा है, वहाँ वो टीम जाएगी। जो पिछले बार इंटरनल मूव कोर्ट कंपटीशन हुआ था, वो टीम उसमें से चुनी गई थी। तो आप करिए, अगर आप बेहतर करेंगे तो स्वाभाविक है हम आपको बेहतर जगह पे भेजेंगे, आप सीख सकेंगे। इसी के साथ मैं आपका सभी का, जो लोग इसमें आए हैं, आभार व्यक्त कर रहे हैं। थैंक यू सर। अब मैं आपसे दिमाग सबको आमंत्रित करता हूँ जज के रूम में आए। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं केस के फैक्ट्स खुद ही पढ़ दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों को सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स, इशूज और प्रेयर। तो जो मूल कोर्ट है, इसमें उत्तर प्रदेश के रामपुर गांव में 3 लोग समुदाय थे, हुंडास, कड़ी और भरत। ठीक, इसमें क्या हुआ कि 2020 के पंचायत चुनाव में हुंडास और कड़ी के बीच में झगड़ा हो गया। तो कड़ी कुल के एक सदस्य की हत्या कर दी गई। परिणाम स्वरूप हत्या के लिए जो हुंडा लोग के 9 लोगों पर मुकदमा चलाया गया, उन्हें सजा मिली। इसके बाद में 23 जुलाई 2021 की सुबह लगभग 6:30 बजे हुंडा समुदाय के रामप्रसाद, रामलिंगम, शिवराय नारायण जाने के लिए बस में बैठे। ठीक, बस में बैठने के बाद में कनिक समुदाय के लोगों ने उनका पीछा किया। ठीक है, इसके बाद में जो रामप्रसाद थे, जो बूढ़े थे, उनको घेर करके मारा गया स्टिक के द्वारा। ठीक, टोटल कहानी इतनी है। इसके बाद में जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उनको लायबल किया 302 में मर्डर के लिए। अब इसके बाद में हाई कोर्ट में अपील गई इन लोगों के द्वारा। अपील में ये बोला गया कि ये मर्डर नहीं था, कल्पेबल होंगे, होमिसाइड था, ये लोग लायबल होंगे 304 में। अब इसके बाद में जो स्टेट है, स्टेट ने क्या किया, अब इसके खिलाफ स्टेट सुप्रीम कोर्ट में है। अब सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा है, अब आप लोगों को आर्गुमेंट देना है, ये 304 है या 302 है। ठीक, कुछ जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी चीजें, बाकी फैक्ट्स और चीजें आप लोग अपने आर्गुमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जो भी जो चोट की रिपोर्ट है, डैम डिक्लेरेशन है, ये सारी चीजें। ठीक, आई होप एवरीवन क्लियर। किसी को कोई डाउट? मोर प्रोपोजिशन सबको समझ में आ गई, इशू क्या है समझ में आ गया। ठीक, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपीलेट की तरफ से जो चाहते हैं कि सजा 302 में रहे। ठीक, तो अपीलेट की तरफ से सीएसदर भारती सबसे पहले आप जज को बताएंगे आप किस तरफ से बोल रहे हैं। ठीक है, गुड आफ्टरनून योर ऑनर, माय सेल्फ सीएसदर वाजपेयी, काउंसिल फॉर द एपिलेट, here to present case of state of UP versus Sada Singh and others. Your honor, now I would like to present the fact and issue of the case. My first fact and issue is whether the appeal is maintainable or not.
Second issue, whether the punishment passed by High Court is sufficient or not. Third issue, whether it is culpable homicide not amounted to murder or murder. Fourth issue is whether the death is caused by direct consequence of bodily injury or not. Now I present advance argument. The appeal is present before Supreme Court under Article 134A of the Indian Constitution by special leave against the decision of Uttar Pradesh High Court. The case is come under the umbrella of 300 Part 2, Part 3, which states that if it is done with the intention of causing bodily injury to any person and the bodily injury intended to be inflicted is sufficient in the ordinary course of nature to cause death. Because the expression bodily injury in clause 3 includes also its plural, so that the clause would cover the case where all injury intentionally caused to the accused by the accused and cumulatively sufficient to the cause of death in the ordinary course of nature, even if none of the injuries individually measures up to such sufficiency. The sufficiency spoken in this clause is the high probability of causing death in the ordinary course of nature. कि मर्डर का ही उनका उद्देश्य था. उसके बाद सर मेरी लास्ट प्रेयर है. It is therefore most respectfully prayed that the Honorable Supreme Court may be pleased to allow the appeal and modify the judgment of High Court and pass such sentence against the accused person as may be deemed fit and expedient. Thank you. थैंक यू सर. ये अपीलेंट की तरफ से थे. अब डिफेंडेंट की तरफ से मैं विकास महोदय को बुलाता हूँ. मैं विकास महोदय माननीय न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी अभियुक्त सदाशिवराव और मोहन का पक्ष रखने की इजाजत चाहता हूँ. हुजूर, प्रस्तुत अपील उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है, जबकि माननीय उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश द्वारा मामले से संबंधित सभी बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक न्यायिक सिद्धांतों के अनुरूप विचारण करने के उपरांत निचली अदालत द्वारा दिए गए आजीवन कारावास के 5 वर्ष के कठोर कारावास में बदल दिया गया है. हुजूर, सरकार द्वारा की गई अपील बिल्कुल निराधार और माननीय न्यायालय के कीमती समय का दुरुपयोग करने के लिए की गई है. अब मैं माननीय न्यायालय को मामले के तथ्यों से अवगत कराना चाहता हूँ. सन 2020 के पंचायत चुनाव में कनिकपुर और हुंडापुर में जातिवादी चुनावी हिंसा हुई, जिसमें कनिकपुर के एक सदस्य की हत्या कर दी गई और हुंडापुर के 9 सदस्यों पर मुकदमा चलाया गया. चूंकि अभियुक्त सदाशिवराव और मोहन कनिकपुर के हैं, हुजूर 23 जुलाई 2021 को अभियुक्त सदाशिवराव और मोहन अपने साथी पुनीत, शिशपाल और मदन के साथ नारायणपुर जाने के लिए बस में चढ़े. उसी बस में पहले से ही हुंडापुर के राम प्रसाद, रामलिंगम और शिवराय पहले से मौजूद थे. सुबह करीब 7:30 बजे नारायणपुर चौराहे पर बस रुकी तो अभियुक्त अपने साथियों के साथ नीचे उतरकर चाय पीने दुकान पर गया. उनके पीछे राम प्रसाद, रामलिंगम और शिवराय भी आ गए. अभियुक्त और उनके साथियों को देखकर पुरानी गुटबाजी रंजिश के चलते भद्दी गालियां देते हुए पिस्तौल निकालकर जान से मारने को दौड़े. यह देखकर अभियुक्त और उनके साथी जान बचाने के लिए इधर उधर भागे. अपनी जान पर बनती देख पुनीत, शिशपाल और मदन को भाग निकले, किंतु सदाशिवराव और मोहन ने अपनी जान बचाने के लिए पड़ोस में पड़े डंडे उठा लिए. जांच से स्पष्ट होता है कि मृतक की हड्डियां टूटी और फ्रैक्चर हुआ है. इन चोटों से इतना रक्तस्राव नहीं होता कि मौत हो जाए, जबकि पीएम रिपोर्ट में मौत का कारण रक्तस्राव दिया गया है. इससे स्पष्ट होता है कि मौत इन चोटों के कारण नहीं हुई है. प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में चोटें इतनी घातक नहीं थी कि उसकी मृत्यु का कारण बन सके. डॉक्टर पीएस सरोजनी द्वारा बनाई गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट झूठी एवं मनगढ़ंत है, क्योंकि पीएम रिपोर्ट में मौत का कारण हेमरेज बताया गया है. जबकि डॉक्टर प्रेमचंद की जांच रिपोर्ट में कहीं भी सर पर लगी चोट का जिक्र नहीं किया गया है. इससे स्पष्ट होता है कि मौत इन चोटों के कारण नहीं हुई है.
क्योंकि छोटे फकत के सामान्यीकरण में मौत पारित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। हुजूर गुलाम हसन बनाम मोहम्मद मकबूल एया 2022 के केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की 3 जज वाली बेंच द्वारा यह निर्धारित किया गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अपने आप में ठोस सबूत नहीं है। मृतक द्वारा दिया गया मृत्युकालिक बयान दोष सिद्धि का एकमात्र आधार नहीं हो सकता। इरफानपुर नाकाबंदी उत्तर प्रदेश राज्य एया 2023 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की 3 जज वाली बेंच ने उपयुक्त तथ्य को स्पष्ट किया। अब मैं न्यायालय से प्रार्थना करता हूं कि हुजूर प्रस्तुत अपील निरस्त किए जाने योग्य है, क्योंकि यह कानून मानकों के अनुरूप बेबुनियाद और निराधार है। अतः अपील निरस्त कर दी जाए और माननीय न्यायालय उच्च न्यायालय के निर्णय को बहाल कर दिया जाए। धन्यवाद। थैंक यू विकास। लेकिन मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि जो प्रपोजिशन में दिया है उसी के आधार पर आप अपने आर्गुमेंट्स प्रिपेयर करो। आप अपनी तरफ से फैक्ट्स मत जोड़ो कि बंदूक लगाया, गालियां दी है, एक्स्ट्रा मत जोड़िए। आप इसी में इतना स्कोप है कि आप फैक्टों के आधार पर दोनों तरफ से आर्गुमेंट्स दे सकते हैं। इज दैट ओके? नेक्स्ट नाम है विश्वजीत सिंह, ये अपीलेट की तरफ से। Myself, Vishwajit Singh, seeks the permission of Honorable Court to present the case State of Turkey versus Sadashiv Roy users on behalf of the state. Facts of the case are whether the appeal is maintainable or not. आप किस जगह भी हैं? Your Honor, myself, Vishwajit Singh, seeks the permission of Honorable Court to present the case State of UP versus Sadashiv Roy and others on the behalf of the state. Facts and the issues of case are: first issue is whether the appeal is maintainable or not. Second one is whether the respondent can be prosecuted under Section 302, read with Section 34 of IPC 1860. Third issue is whether the nature of the injuries and the nature of the weapon was used as to cause death of a person. Fourth, whether the act of the deceased amounted to grave and sudden provocation. And the last one is whether the session court was justified in sentencing the respondent to life imprisonment in connection with the act of the trial. My arguments are: first, the appeal is maintainable under Article 134A of the Indian Constitution, which deals with the criminal appellate jurisdiction. Of the second issue, my argument is it is humbly contended that the Honorable Session Court correctly held the respondents as guilty of murder of Ram Prasad under Section 302, read with Section 34 of IPC. Section 302, read with Section 34 of IPC, envisages commission of murder by 2 or more people in furtherance of a common intention. Section 3 of IPC gives the definition of murder and enumerates the ingredients of the offence. The third argument is whether the nature of the injuries and the nature of the weapon was used as such to cause death of a person. It is most humbly submitted before this court that the nature of the injuries and the nature of the weapon were indeed enough to cause death of a person. Resting on the facts given in the case, the anti-mortem injuries acquired by the deceased was due to the joint and physically powerful assaults by the aforementioned respondent. Injuries were found to be grievous and material. Whether the session court was justified in sentencing the action of murder by 2 or more people in furtherance of a common intention, and in the light of the fact represented, issues raised, argument advanced, I plead before the Honorable Court to uphold the conviction order of trial court under 302, read with Section 34 of IPC, and justice can be served. And for this act of kindness, the appellant shall be highly obliged in their debt and grateful to the court. थैंक यू मिस जी। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट्स हैं जयप्रकाश, वो डिफेंडेंट की तरफ से। मैं सब जयप्रकाश सोनकर, काउंसिलर स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस सदाशिव एंड अदर्स। सर, इसमें जो केस और फैक्ट्स मेरे हिसाब से लगे, जो केस को दबाया गया है उसमें ना ट्रायल कोर्ट ने उसमें संज्ञान लिया है,
और ना ही सुप्रीम कोर्ट में जो अपील करने जा रहे हैं, क्योंकि 2020 की चुनाव की एक घटना थी जिसका प्रकरण वर्चस्व को लेके था कनिगुट और गुट के बीच में। जो हत्या हुई थी उससे जो कनिगुट था वह सहमत नहीं था, क्योंकि जिस हिसाब से उन्हें सजा हुई थी उसमें से 9 लोगों को उन्होंने अपराधी बनाया था और अभी ट्रायल चल ही रहा था। जो भी बुलावा गया था वो थाने से गया था। इसी वजह से गुट के राम प्रसाद, रामलिंगम और शिव नारायणपुर के लिए गए थे, जिनकी बाकायदा कनिगुट ने रेकी करी और उसमें से किसी तीसरे पक्ष ने जो वहां पर षड्यंत्र कर रहा है उन्होंने इनको उकसाया और खून के बदले खून वाली परिभाषा को समझाते हुए सदाशिव को, मोहन को, शिशुपाल को और मदन और पुनीत को यह बताया कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो अपने गुट के लिए भारी नुकसान होगा। इस पक्ष को ना तो पुलिस ने सही से देखा और ना ही दोनों पक्षों पे कोई कार्रवाई की गई। इसके बाद सर जब ये नारायणपुर पहुंचते हैं तो पहुंचने के बाद तुरंत ही चौराहे पर जो घटना हुई वो सर एक पूरे षड्यंत्र को दिखाती है, जिसमें से एक जो गुट का था शिवराज वो अलग हो जाता है। राम प्रसाद और रामलिंगम चाय के होटल पे चले जाते हैं। उसी समय कनिगुट के जो लोग थे वो इनके पीछे बाकी लोग नहीं गए, जिसमें से सदाशिव और मोहन को ही आगे किया गया। मैं ये अपनी तरफ से प्रार्थना करूंगा कि जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया उसे मान्य किया जाए और सुप्रीम कोर्ट इसी फैसले को आगे बढ़ाए। सर नहीं थैंक यू जयप्रकाश जी। अपीलेट की तरफ से नेक्स्ट पार्टिसिपेंट्स हैं शिवमणि। मैं शिवमणि अपीलेट की तरफ से अपना केस प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जो कि स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस शिवमणि, जो कि स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस सदाशिव राव एंड अदर्स के लिए है। सो मैं इस केस के तथ्य रखना चाहता हूँ आपको समझ। First is like whether the instituted appeal is sustainable or not, and then whether 12%. So I would like my prayer before the court is to institute this appeal and also provide relief to the aggrieved party by reinstating the initial trial court judgment of section 302 and 34, and also to compensate the kin of the deceased with a respectable amount. Thank you. थैंक यू शिवमणि जी। अब नेक्स्ट पार्टिसिपेंट्स हैं रेखा कुशवाहा। सभी लोग थोड़ा शांत रहें। जो लोग बोल रहे हैं वो तो शांत हैं, जो लोग नहीं बोल रहे हैं अगर कोई आपस में बातें करें कि इन्होंने कमी निकाली है और इनकी यहाँ पे कमी है वहाँ पे कमी है, तो ये बोलने का हक नहीं है। बाद में करना समीक्षा भी थोड़ा सीख और थोड़ा हर कोई कुछ ना कुछ नया पॉइंट दे रहा है। 304 भी अंतर है और भविष्य में आपको देखो थोड़ा करती तो थोड़ा शांत रहो। Myself, Rekha Uswa, I am counsel of respondent और case है state of UP versus Sadaशिव राय and Anu। Facts and issue। फैक्ट है, मेरा फर्स्ट फैक्ट है कि केस अपील योग्य है या नहीं है, एंड सेकेंड केस में मानववध है या हत्या है, एंड थर्ड फैक्ट एंड इशू है कि हाई कोर्ट द्वारा दिया गया दंड पर्याप्त है या नहीं है, और फोर्थ है मृत्यु का कारण शारीरिक क्षति है या नहीं है। और नेक्स्ट आर्गुमेंट्स। और पहला पॉइंट यह है कि यह मामला मानववध है या हत्या है। तो इस केस में कनिष्ठ 5 आरोपी द्वारा
राम प्रसाद को हाथ और पैरों में मारा गया था, जिससे कि इससे यह आशय होता है कि उनका आशय मृत्यु का नहीं था। अगर वो उनका मृत्यु का आशय होता तो वो हाथ पैर पे नाम मारकर डायरेक्ट ऐसी जगह मारते जिससे उनकी हत्या होने की ज्यादा संभावना होती। तो उन्होंने सर वगैरह पे मारते, और ये एक गैर इरादतन हत्या है जिसमें धारा 200 आईपीसी की धारा 299 के तहत ज्ञान और आशय दोनों को होना चाहिए, और अभियुक्त को धारा 304 के धारा 2 के तहत कम से कम सजा दी। और इसमें एक केस डिसाइडेड है रेड बनाम गोविंदा 18 जुलाई 1876 का, जिसमें जस्टिस मेवलिन ने पहली बार मानववध और हत्या के अंतर को स्पष्ट किया, और उसमें कहा कि मृत्यु कारित करने के लिए आशय व ज्ञान के अलावा मृत्यु की संभावना में अंतर स्पष्ट किया, और कहा कि मृत्यु की संभावना अगर कम है तो मानववध होगा, अगर मृत्यु की संभावना अधिक है या मृत्यु निश्चित है तो उससे हत्या होगा। तो इस केस में अभियुक्त को मानववध का दोषी माना गया, जिसमें अभियुक्त द्वारा किया गया कृत्य मृत्यु की संभावना कम थी और अभियुक्त का आशय मृत्यु का नहीं था, जिसमें अभियुक्त आईपीसी की धारा 299 304 के पैरा 2 के अंतर्गत दोषी माना गया। और सेकंड केस है बलदेव सिंह बनाम पंजाब राज्य के प्रकरण में मृतक की पीठ और जगहों पर वर्षों से वार किया गया। इस मामले में अभियुक्त को धारा 299 304 के भाग 1 के अधीन दोषी किया गया। और मेरा सेकंड पॉइंट है हाई कोर्ट द्वारा दिया गया दंड पर्याप्त है या जिसमें अभियुक्त को 304 के पैरा 2 के अंतर्गत दोषी माना गया, और जिस निर्णय को बरकरार रखा जाए। और मृत्यु का कारण 100 में परीक्षण में डॉक्टर पीएस के अनुसार मौत का कारण सदमा बताया गया, और सदमा और रक्तस्राव यह साबित करता है कि अगर इस मृतक को टाइम से हॉस्पिटल या टाइम से उनको इलाज मिला होता तो ये रक्तस्राव इतना ज्यादा नहीं होता जिससे कि उनकी मौत हो जाए। और मौत का मेन कारण सदमा भी था, जिससे कि मृतक की मौत सदमे के कारण हुई है, और मृत्यु का मुख्य कारण शारीरिक क्षति नहीं है। और फोर्थ पॉइंट है यह केस अपील योग्य नहीं है, जिसे खारिज कर दिया जाना चाहिए। मेरी प्रार्थना है श्रीमान जी से महोदय से कि अभियुक्त को हाई कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखा जाए और राज्य द्वारा की गई अपील को खारिज कर दिया जाए। थैंक यू। थैंक यू रोहिता जी, आपने काफी अच्छे तरीके से अपने पेपर का। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट्स हैं प्रतिभा सिंह, प्रतिभा राजपूत, ये अपीलेट की तरफ से बोलेंगी। आफ्टरनून सर, माय सेल्फ प्रतिभा राजपूत और मैं अपीलेट की तरफ से हूँ। मैं अपने केस के बिंदुओं से आपको अवगत कराना चाहूँगी। मेरा पहला बिंदु है कि ये जो अपील की गई है ये मान्य है या नहीं है, और जो मृतक की मृत्यु हुई है वो गंभीर रूप से घायल होने के कारण तथा रक्तस्राव के कारण हुई है या नहीं, मृत्यु सदोष मानववध है या हत्या, या जो हाई कोर्ट ने जो सजा दी है ये पर्याप्त है या नहीं। अब मैं अपने एडवांस आर्गुमेंट पेश करना चाहूंगी। तो ये है कि यदि इरादतन किसी भी समान व्यक्ति जो कि 55 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति है उसके बाहों और पैरों पे लगातार भारी लाठियों से एक ही स्थान पर आप पीट रहे हैं उसको, तो ये संभवता है कि उसकी मृत्यु कारित होने की संभावनाएं अत्यधिक है। उसको फिर उसके बाद और डॉक्टर की रिपोर्ट में भी ये पाया गया है कि एविडेंस एक्ट के सेक्शन 45 में ये पाया गया है कि जो उसकी गंभीर चोटें थी, जो कि 19 चोटों में से 9 ऐसी गंभीर चोटें थी जिसके कारण उसकी मृत्यु कारित होना संभव था। और जब वो उसकी मरने की स्थिति थी, मृतक जो राम प्रसाद था उसके मरने की स्थिति थी, तो उस समय डॉक्टर ने बताया कि मतलब इसका मरने के पहले रैंड डिप्रेशन होना चाहिए। मरने के पहले उसको एविडेंस के सेक्शन 32 के तहत जो न्याय मजिस्ट्रेट है उनके समक्ष उन्होंने सूचना भेजी और बोला कि मतलब इनका रैंड डिप्रेशन होना चाहिए। मृतक ने अपना रैंड डिप्रेशन न्याय मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया। उसके बाद करीब सुबह 24 जुलाई सुबह 4:40 पर उसकी मृत्यु हो गई।
सर मैं ये कहना चाहूंगी कि जो डायरेक्ट डिप्रेशन होता है ये एक मरते समय कोई भी इंसान झूठ नहीं बोलता, ये माना जाता है। और जो हमारा इंग्लिश लॉ है उसमें इस चीज को बहुत ही महत्व दिया जाता है। तो इतना टाइम भी नहीं था कि वो मृतक जो राम प्रसाद था वो झूठ बोले। तो मेरे हिसाब से ये एक हत्या है। तो प्रीवियस इंजरी में ऐसी कौन सी इंजरी थी? प्रीवियस इंजरी नौ बताई आपने, तो प्रीवियस इंजरी में क्या ब्रेन हेमरेज था? फर्स्ट वाज ड्यूरिंग दैट देयर वाज व्हाट डू यू से अबाउट द इंजरी? ब्रेन हेमरेज सदमा जब उसको हुआ था, लेकिन उसने जो रक्त स्राव हुआ था, अब यहाँ पर बताया ये भी गया है कि उसको रक्त स्राव अत्यधिक हुआ। तब पीएम रिपोर्ट में जो है सदमा लगने की कारण ब्रेन हेमरेज बताया गया नहीं, उसमें चोट लगने के कारण और गंभीर रूप से जो चोट लगी थी उसके जो घायल हुआ था और जो रक्त स्राव हुआ था उसके कारण उसकी मृत्यु बताई गई है। सदमा लगने के कारण मृत्यु नहीं हुई। इसी से संबंधित कुछ वाद है। आंध्र प्रदेश और बीआर पुरैया का वाद, उसमें भी इसी तरह की घटनाएं इसी तथ्य पर आधारित ये था। और उसमें जो सुप्रीम कोर्ट था उसने अंत में इसको 304 के भाग 2 के अंतर्गत निर्णय दिया था। अंत में मैं प्रार्थना करना चाहूंगी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से कि जो व्यक्ति जो मृतक है वो 55 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति था और उसकी इरादतन हत्या की गई थी, तो ये जो हाई कोर्ट का डिसीजन है वो निरस्त कर दिया जाए और ट्रायल कोर्ट का डिसीजन बरकरार रखा जाए। थैंक यू प्रतिभा। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट्स हैं हसन, आज सेक्रेटरी। Good afternoon, sir. Myself, Raj Kacheria. I am here for counsel of respondent in the case of state of UP versus Sadasiv and others. Now I am issuing माननीय न्यायाधीश महोदय, इसमें जो बताया गया है कि यह अपील, माननीय न्यायाधीश महोदय इशू पर ध्यान दीजिए। पहली चीज ये कि यह अपील मान्य होनी चाहिए या नहीं। दूसरी चीज, यह अपील हत्या है या गैर इरादतन हत्या। तीसरी, यह मृत्यु सदमे से हुई है, सदमे या अधिक रक्तस्राव के कारण हुई है या इलाज न मिल पाने के कारण। हाई कोर्ट ने जो सजा दी है उसे बरकरार रखना चाहिए या नहीं। तो आर्गुमेंट ऑफ एडवांस में आते हुए ये कहना चाह रहा हूँ कि जो इसमें बताया गया है कि हाईकोर्ट ने जो अपना फैसला दिया है, धारा 304 का उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना, जो कोई उतावलेपन से या उपेक्षापूर्ण किसी ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करेगा जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता है, वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से या अधिक 2 वर्ष तक ही हो या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो माननीय न्यायाधीश महोदय, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये हत्या नहीं थी, क्योंकि अगर सदाशिव मोहन शिशुपाल पुनीत मदन ये हत्या के इरादे से गए होते तो अपने साथ में धारदार हथियार लेकर के गए होते, ना कि डंडे से मार करते। और एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, अगर हत्या करने का इरादा होगा तो डंडे से लगातार सिर पर प्रहार किया जाता, ना कि पैरों पर। सभी जानते हैं और इस चीज में अक्सर बताया जाता है कि पैरों पर प्रहार करने से हत्या नहीं होती है। जब तक सर पर प्रहार न किया जाए वो हत्या की दृष्टि से नहीं माना जाएगा। और माननीय न्यायाधीश महोदय, इसमें जो मेडिकल रिपोर्ट प्रस्तुत की गई उसमें कहा गया कि ये जो हत्या हुई है ये जो हत्या हुई है ये अधिक रक्तस्राव और सदमे के कारण हुई है। अब एक 55 साल का व्यक्ति राम प्रसाद, आप सभी जानते हैं कि अगर किसी वृद्ध के आगे तेज गाड़ी लेकर के एक्सीलेटर तेज कर दिया तो उसको सदमा लग जाता है। तो ये तो उन्होंने डंडा लेकर के सिर्फ उठाया था, तो सदमा लगना तो इसमें जाहिर सी बात है। ये हत्या कहाँ से हुई? और इसमें बताया गया बलदेव वर्सेस पंजाब राज्य में, जहाँ पर फरसे से उसकी जान और पीठ पर वार किया गया, तो न्यायालय ने इसको गैर इरादतन हत्या माना। तो माननीय न्यायाधीश महोदय, यहाँ पर फिर भी डंडे से प्रहार किया गया है
फंसे का इस्तेमाल नहीं किया गया। अतः माननीय श्रीमान न्यायाधीश महोदय से मैं प्रार्थना और निवेदन करता हूं कि न्यायालय का समय बर्बाद न किया जाए और इस अपील को खारिज किया जाए और हाई कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को बरकरार रखा जाए। धन्यवाद। सर, मेरा नाम पटना राठौर है। मैं यहाँ स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस सदाशिव मोहन के बाद में उपस्थित हुई हूँ। मैं यहाँ पे प्रतिवादी सदाशिव मोहन की तरफ से हूँ। इस मामले में सत्र सेशन न्यायाधीश ने आदेश किया था कि अभियुक्त सदाशिव मोहन 34 सापतिक धारा 302 के तहत प्रत्येक को आजीवन कारावास किया था। मुलजिमान सजा के खिलाफ अपील हाई कोर्ट में की। हाई कोर्ट ने अपने निर्णय को 302-34 को बदलकर भारतीय दंड संहिता 304 भाग 2 के तहत 5 साल का कठोर कारावास की सजा में बदल दिया। इसके बाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ अपील राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय में करती है। हाई कोर्ट के न्यायिक पीठ के समक्ष मुलजिम के वकील की तरफ से सदाशिव मोहन की तरफ से वकील साहब ने बहस में बताया 2020 पंचायत चुनाव में कनिक समुदाय का एक व्यक्ति मारा गया, जिसमें से गुंडा के गुट के 9 लोगों पर मुकदमा चलाया गया। गुंडा गुट के लोगों पर मुकदमा चलने के कारण वे कनिक गुट से दुश्मनी मानते थे। मृतक राम प्रसाद की घटना नारायणपुर चौराहे में हुई। घटना स्थल पर वहीं के स्थानीय नरेश वहां मौजूद थे। उन्होंने राम प्रसाद को नरसरपट हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जहां जांच में 19 चोटें और 9 आंतरिक पाई गई तथा मरने के पूर्व मृतक का मजिस्ट्रेट के द्वारा 164 का बयान 3 जुलाई रात 8:05 बजे दर्ज हुआ। मृतक राम प्रसाद का पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम जांच में मौत का कारण सदमा और चोटों का रक्तस्राव पाया गया, जिसकी वजह एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में देरी भी हो सकती है तथा ये चोटें जो मृतक को आई हैं दूसरी तरह से भी आ सकती हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति ऊंचे पर खड़ा है और वाहन की टक्कर लगती है, नीचे गिर जाता है। इस प्रकार चोट आ सकती है क्योंकि मृतक की आयु 55 वर्ष थी। वृद्धावस्था होने के कारण ऊंचे स्थान से गिरता है, जैसे खाई से गिरता है, तब भी इस प्रकार की चोट आ सकती है। मौके पर कोई स्वतंत्र गवाह नहीं था। अतः सुप्रीम कोर्ट से न्यायपीठ से निवेदन है कि मुलजिम सदाशिव मोहन निर्दोष हैं, इन्हें झूठा फंसाया गया है। राज्य सरकार द्वारा की गई अपील निरस्त करने योग्य है। अतः सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति साहब से निवेदन है सदाशिव मोहन मुलजिम पर लगे गए दोष के खिलाफ उचित आदेश पारित करने की कृपया करें। थैंक यू करुणा। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है संगीता दिवाकर। ये भी डिफेंडेंट की तरफ से हैं। मेरे कुछ बिंदु हैं, ये आपराधिक मानवबंध है या हत्या है। ये मेरे हिसाब से 304 गैर इरादतन हत्या है कि ऐसा कोई कार्य जो मृत्यु का कारण हो, मतलब जिसे मृत्यु ना हो, मतलब कारण बन सकता है, इरादे से किया हो, जिससे कई लोग शामिल थे। ये राजनीतिक दबाव में था क्योंकि चुनाव वाले पंचायत वाले चुनाव हो रहे थे, उस वजह से था। अगर हत्या के कारण होती तो जो प्रहार किया गया था वो सिर पे करते डायरेक्ट, ना कि बाहों पर और पैरों पे करते, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय राज्य सरकार की अपील में सत्र न्यायालय ने आदेश दिया था 302-34 को आजीवन कारावास दिया था। मुलजिम की सजा के खिलाफ अपील हाई कोर्ट में की थी, जिसको बदलकर 5 साल की कठोर कारावास में बदल दिया था। इसके बाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में कर दी थी। अतः सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति साहब से निवेदन है कि राज्य सरकार की अपील निरस्त कर दी जाए, क्योंकि ये मतलब
जानबूझ के नहीं किया गया था, सिर्फ ऐसे मारने पीटने के इरादे से किया गया था। उसकी मौत हो जाती है, उसमें सदमा और हत्या की वजह से उसकी मृत्यु होती है। For your lordship, I, Varun Pandey, stand here to challenge the enormous interpretation of my client in the case of State versus Sarvadrai and Mohan and others, which are they given in action of section 302 of the IPC. As model is implied with a simple interpretation in this case is not present, I here would like to prove some points that this case should be restricted to 304 part 2 of the IPC. Sir, I start my case with lack of intention to kill. Let's dissecate the nature of the crime that happened on that day. Ram Prasad arms and legs were hit with the hockey stick. There were no vital blows to his head, his rib cage, or any private organ, which might result to cause a death. And as section 300 of the IPC clearly states that a murder charge should imply an intention to cause death, where is an intention, since none of his blows were in any of the vital organization of the organ of the human body, it simply does not stand under 302, and I would like it to be shifted under 304 part 2, which is culpable homicide not amounting to murder. So the next part I would like to present is provocation, your lordship. Section 304 part 2 itself provides provocation as a defense for culpable homicide. It is vital to understand the complex and minimal nature of this incident that occurred, since both the parties had a long and complex fraction between each other, which even resulted since the panchayat election and since a lot of bad history between them. Since there was a lot of provocation that was already involved, we cannot say what occurred inside the bus and what was some statement. Since it has been clearly mentioned that they attacked the arms and the hands and legs and not any vital organ of the human being. I am asking, bloody is sufficient weapon to murder? It can be if it is hit on a head or any vital organ. Thank you, bro, for presenting well-researched arguments. रश्मि वर्मा डिफेंडेंट की तरफ से केस प्रेजेंट करेंगे। मैं राव और मोहन की तरफ से अपना पक्ष रखना सर, इसमें इस मामले में सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें मेन मुद्दा ये है कि जो ये चल रहा है इसमें 300 IPC का सेक्शन 302 लग रहा है या फिर 304 का भाग 2 लग रहा है। मेन बात ये है सर, अगर मान लीजिए कि अगर 2020 के चुनाव की खुन्नस की वजह से इन लोगों ने अगर रामलिंगम और राम प्रसाद को यदि उन्होंने लाठियों से प्रहार किया भी, अगर उनका जो माइंड सेट होता कि वो उनको मारना चाहते हैं तो फिर वो हाथों और पैरों में नहीं मारते, और जैसे मेरे सारे साथियों ने बोला है तो उसमें नहीं मारते, ऐसी जगह मारते रहते सर में मारते जहाँ आदमी मर सकता है। सबसे बड़ी बात ये है कि राम प्रसाद जो थे वृद्ध थे, है ना, तो सर इसलिए वृद्ध होने के कारण, और सबसे बड़ी बात ये है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें दिया गया है कि उनकी जो मृत्यु हुई है भारी रक्तस्राव और सदमे के कारण हुई है। मेन बात ये है कि जो उसकी मृत्यु हुई है वो उनकी मारने की वजह से नहीं हुई है। सर आप सर बताइए कि किसी को भी अगर कहीं एक्सीडेंट होता है, चोट लगती है, तो सबसे पहले क्या होता है, उसको फर्स्ट एड दिया जाता है। लेकिन प्रस्तुत मामले में ये दिया गया है कि जब उनको पहली वाले इलाज में ले जाया गया तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया, डॉक्टर ने जो नर्स जो हॉस्पिटल है वहाँ पे 8 सुबह ले जाया गया। वहाँ के डॉक्टर ने जब उनकी जांच की तो देखा कि गंभीर रूप से 19 छोटे। मेरा आपसे प्रार्थना यही है कि जो स्टेट की तरफ से अपील की गई उसको खारिज किया जाए और माननीय हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखें। थैंक यू। थैंक यू रश्मि, थैंक यू एवरीवन। जिन लोगों ने भी प्रेजेंटेशन दिया मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, और जिन्होंने नहीं दिया उनसे मैं आशा करता हूँ कि वो कुछ सीखेंगे, भविष्य में देंगे। ठीक है, बाकी ऑब्जर्वेशन प्रेजेंट करने के लिए मैं जज डॉक्टर आरसी धीमा सर को अनुरोध कर रहा हूँ कि वो अपना ऑब्जर्वेशन दें। आप सभी लोगों ने
प्रथम मूड कोर्ट में भाग लिया और जिन लोगों ने भाग नहीं लिया उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी से मूड कोर्ट में आर्गूमेंट को सुना। हमारे बीच में डॉक्टर राजेश विश्वकर्मा जी, असिस्टेंट प्रोफेसर प्रभात जी और छात्रगण सभी उपस्थित रहे। ये जो मूड कोर्ट है इसमें सभी बच्चों ने अच्छे से अच्छा करने का प्रयास किया है। इंटेंशन मर्डर हो या अपराध हो, इंटेंशन प्रूव करना होगा, ठीक है। और मस्तिष्क का मिलान, अगर एक से अधिक अपराधी उसमें नजर आते हैं, एक्यूज हैं, तो उनके बीच में मस्तिष्क का मिलान होना जरूरी है। मस्तिष्क का मिलान यानी कि ये जो महत्वपूर्ण बिंदु है, इंटेंशन, आशय, कॉमन इंटेंशन, मोटिव, आखिर कोई किसी को क्यों मारे, दिस इज ए मेन पॉइंट टू प्रूव दैट इट वाज ए मर्डर और नॉट मर्डर। तो बहुत सारे जो इसको गहराई से आप लोग पढ़िएगा, जो आपके शिक्षक हैं वो बताएंगे यहाँ पर। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि all students were asked and they were good। फर्स्ट टाइम है आप लोग का, आप लोगों ने बेहतर परफॉर्मेंस दिया। कुछ स्टूडेंट्स अपने आर्गूमेंट में एक बेहतर कॉन्फिडेंस के साथ प्रेजेंटेशन करने में सफल हुए और कुछ स्टूडेंट जो है जिन्होंने प्रेजेंटेशन किया उनमें कुछ कॉन्फिडेंस की कमी थी। जो उद्देश्य है मूड कोर्ट का वह पूरा हुआ और इसमें जो बेहतर आर्गुमेंट करने वालों में जिनमें कॉन्फिडेंस का अधिक प्रभाव नजर आया मुझे, उसमें रेखा कुशवाहा, प्रतिभा राजपूत और वरुण पांडे। इनमें कॉन्फिडेंस मुझे अपनी बात रखने का ज़्यादा नजर आया अन्य की तुलना में। बाकी सभी लोगों ने बढ़िया परफॉर्मेंस किया है। इट वॉज ए फर्स्ट मूड कोर्ट फॉर यू। तो जो मूड कोर्ट है इसके संबंध में से यहाँ से मैं एक शिक्षक के नजरिए से आप लोगों को बताना चाहूँगा कि 1919 में 1999 में 6 सब्जेक्ट का LLB का कोर्स होता था और कोर्स जब कंप्लीट हो जाता था तो एडवोकेट एक्ट 1961 के अंतर्गत उनका रजिस्ट्रेशन जब हो जाएगा तब वह अधिवक्ता के रूप में न्यायालय में प्रैक्टिस कर सकेंगे। परंतु विधि का जो है अध्यापन सैद्धांतिक ही नहीं है बल्कि प्रैक्टिस भी करनी होती है और स्टूडेंट्स कोर्ट में कभी जाते नहीं थे, इसलिए उनको कोर्ट के संबंध में जानकारियां नहीं होती थी। इसलिए आवश्यक था कि वह किसी एडवोकेट के अंडर में पहले प्रैक्टिस करें और फिर प्रैक्टिस करने के बाद जो वो सर्टिफिकेट देते थे उसके बाद उस सर्टिफिकेट के आधार पर उनका रजिस्ट्रेशन होता था। इस वजह से एक्सप्लॉयटेशन होता था स्टूडेंट्स का। तो ये 1999 में LLB न्यू कोर्स आया बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा और उसके बाद जो है उसमें यह डिसीजन हुआ कि जो चीज़ें बच्चे कोर्ट में सीखते हैं वो चीज़ें कक्षा में क्लास में सिखाया जाए। एक आभासी न्यायालय बनाया जाए, उसमें
स्टूडेंट्स के द्वारा आर्गुमेंट किया जाए, जिससे कि उनके अंदर जो झिझक है, न्यायालय की समक्ष अपना वक्तव्य देने के लिए जो उनमें झिझक है वो दूर हो सके। और परिणाम स्वरूप उसके बाद से भारत देश के अंदर लॉ के कॉलेजों में जो है मोट कोर्ट का आयोजन किया जाने लगा, और यह एक पेपर के रूप में है मोट कोर्ट जो 100 नंबर का है, जिसमें आप लोग की 3 कोर्ट आयोजित होनी है। जिन बच्चों ने भाग लिया निश्चित रूप से जो है उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। इट इज ए मैटर ऑफ द कॉन्फिडेंस, आता सबको है, सब लोग को आता है, सब बच्चे पढ़ते हैं, परंतु जब वह प्रेजेंट करते हैं तो उनमें एक एजिटेशन होता है। वह एजिटेशन प्रेजेंटेशन के बाद धीरे धीरे कम होता है। तो ये मोट कोर्ट के माध्यम से जो आपकी 3 मोट कोर्ट कराई जाएगी, उस मोट कोर्ट में आपको आपके द्वारा जो है जो एजिटेशन है उसे दूर करने का अवसर मिलेगा, और न्यायालय की जो प्रक्रिया है कोर्ट के अंदर, उस प्रक्रिया से भी आप वाकिफ होंगे। तो ये प्रैक्टिकल जो है आपका विषय है। इसमें जैसा कि अभी डॉक्टर ए.वी. जायसवाल जो विभागाध्यक्ष है, प्रभारी महोदय हैं, उन्होंने बताया कि जो है आप लोगों में से कुछ छात्रों को सेलेक्ट किया जाएगा, और सेलेक्ट करने के बाद उनको नेशनल जो मोट कोर्ट आयोजन करने की परिकल्पना की जा रही है उनमें शामिल किया जाएगा। तो आप लोग स्टडी करिए, फैक्ट्स देखिए, सेक्शन देखिए, और उसके अंदर किन किन बातों को इन द फ्रंट ऑफ द कोर्ट प्रूव करना होता है। जो उसके अंदर पीएम रिपोर्ट है उस पर चर्चा विशेष तौर से नहीं हो पाई। जो क्रिमिनल हिस्ट्री है अपराधियों की उस पर चर्चा नहीं हो पाई। कॉमेंट इंटेंशन को प्रूव बहुत से बच्चे नहीं कर पाए। मोटिव की तो बात भी बहुत कम हुई। तो जो ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं इनको पढ़िए, समझिए, और मेरा आशीर्वाद है। मैं कोई जज नहीं, मैं एक शिक्षक हूँ। जज भी आप ही हैं और छात्र भी आप ही हैं। ये तो यहाँ पर तो जो है मैं किसी बच्चे की समाज में कोई समालोचना नहीं करना चाहता, क्योंकि हमारा जो मोट कोर्ट का उद्देश्य है वह है आपके मनोबल को बढ़ाना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस को डेवलप करना। और जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया मैंने उसके विषय में आप लोग को बताया। ओके, थैंक यू। Thank you sir for giving your valuable observation. मैं अपना ऑब्जर्वेशन एज ए टीचर, मोट कोर्ट का टीचर, तो मैं अपना ऑब्जर्वेशन दूंगा ऑब्वियसली, लेकिन रनिंग कमेंट थोड़ा ऑब्जर्वेशन के लिए राजेश सर ने आग्रह किया, तो राजेश सर आप लोग अपना ऑब्जर्वेशन देंगे, ब्रीफ में देंगे। थैंक यू प्रभात जी। आज के जज के रूप में डॉक्टर आर सी मान सर, सभी फैकल्टी मेंबर, और विशेष रूप से प्रभात जी, हमने देखा वास्तव में प्रभात जी ने बहुत मेहनत करी है, और प्रभात जी ने जितनी मेहनत करी है उससे ज़्यादा मेहनत आप लोगों ने की है। मैं कहता रहा कि कंपटीशन में आप लोगों का मैसेज नहीं आ रहा, आप मुझे समझ में आया कि मैसेज क्यों नहीं आ रहा। बहुत अच्छा। मैटर ये नहीं करता कि आप लोग कितना अच्छा बोले, मैटर ये करता है कि आपने खड़े होकर के बोलने की हिम्मत करी, और जब तक गलतियां नहीं करेंगे नहीं सीखेंगे। फिर भी जो लोग बैठे थे वो भी धन्यवाद के पात्र हैं, कम से कम उनके मन में एक इच्छा तो थी कि क्या हो रहा है देख तो ले, चलो उसके लिए भी धन्यवाद। लेकिन कुछ मेरा विश्लेषण है जो मैंने देखा, कुछ लोगों ने बड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है मेरे हिसाब से, जो मैं जज कर पाया या जो मैंने एनालिसिस किया उसमें वरुण का प्रेजेंटेशन ठीक था, जयप्रकाश ने भी अच्छा करने की कोशिश की, शेषधर वाजपेयी का भी ठीक रहा, हर्ष का भी ठीक था, विश्वजीत ने शुरुआत में कुछ गड़बड़ किया था लेकिन बाद में सुधार लिया, विकास
कि जो ओवर लाउडिंग थी वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखा रही थी। कभी भी जब आप किसी चीज को जोर से बोलने की कोशिश करते हैं तो लगता है कि आपने फैक्ट को नहीं पढ़ा। आप इसको, हम इसलिए कहना चाह रहे हैं कि आप इसको इम्प्रूव करें, ना कि उसको नेगेटिव वे पे लें कि हमारी यहाँ पे आलोचना हो गई। और एक चीज जान लो, ये बिल्कुल सत्य है कि पत्थर पे जब छेड़ी हथौड़ा पड़ेगा ना, सुंदर मूर्त तभी बने, नहीं तो वो रास्ते का पत्थर ही रह जाएगा और लोग ठोकर मार के निकल जाएंगे। इसके बाद रेखा में कुछ कमियां थी, लेकिन फिर भी ठीक था। औसत प्रतिभा ठीक था। अंसारी जी ने फैक्ट बिल्कुल नहीं पढ़े थे। कल्पना राठौर की जो इंडिंग पॉलिसी थी वो थोड़ा सा कम था, उसमें सुधार की जरूरत है। संगीता दिवाकर पढ़ के नहीं आई। दीक्षा सिंह, रश्मि शर्मा बिल्कुल लीगल टर्मिनोलॉजी का प्रयोग नहीं कर रही थी, कहाँ है? प्रियंका ठीक, बहुत अच्छा तो नहीं लेकिन फिर भी औसत दर्जे का कह सकते हैं। ओवरऑल जो सबसे बड़ी चीज थी वो हमने देखा कि चूंकि आप लोग फर्स्ट टाइम, दिस वाज फर्स्ट टाइम, फिर भी बहुत अच्छा किया है। कुछ चीजें देखो आप, ये मूड कोर्ट है, अगर ये मूड कोर्ट की जगह सुप्रीम कोर्ट होगा तो सब लोग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे थे, समझ रहे हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जहां से भी कोई भी जज आपकी बात को सुनने के लिए बाध्य नहीं है, यू हैव टू प्रे। और किसी ने आने के पहले या रिक्वेस्ट नहीं किया था, सीधे आए थे, ऐसे लग रहा था जैसे जैसा आप सुनते हो सुन नहीं आप जा रहे हैं। तो ये जो अटेंशन था ये नहीं होना चाहिए। आप आओ तो पहले तो आप कोर्ट को नमस्ते करेंगे, रिगार्ड करेंगे, फिर अपना परिचय देंगे, काउंसिल है, डिपेंडेंट है, कौन है, उसके बाद फिर आप कहेंगे कि आई वांट टू योर परमिशन टू प्रेजेंट माई सेल्फ, मैं अपनी बात को कहने के लिए कोर्ट की इजाजत चाहता हूँ। और इनमें से किसी ने नहीं कहा, एक आध दो लोगों ने किसी ने कभी प्रयास किया, बाकी नहीं किया, लेकिन खैर कोई नहीं, फर्स्ट टाइम, दिस वाज फर्स्ट टाइम। तो आप जब भी कोर्ट में आते हैं तो पहले कोर्ट को झुक के आप सलाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, फिर अपना परिचय देते हैं, उसके बाद आप कोर्ट से इजाजत मांगेंगे हर बात के लिए, अपना फैक्ट प्रेजेंट करने के लिए, अपनी जो आपकी प्रेयर है उसको कहने के लिए आप कोर्ट से इजाजत मांगेंगे कि हम अपनी बात प्रेयर करने की इजाजत चाहता हूं। अगर कोर्ट कहे परमिशन ग्रांटेड देन यू आर अलाउड, और अगर कोर्ट कहता है नहीं तो आप तब तक खड़े रहेंगे जब तक कोर्ट परमिशन नहीं देता। तो ज्यादातर लोगों ने कोर्ट को थैंक्स नहीं बोला था। और आप जब भी प्रेजेंट करते हैं तो कोशिश कीजिए कि जो लीगल टर्मिनोलॉजी है, दिस इज नॉट ऑर्डिनरी कोर्ट, दिस इज द अपेक्स कोर्ट ऑफ द इंडिया, इसके ऊपर कोई अपील नहीं होती, होती है वो मर्सी पिटिशन है, अगर कहीं कुछ प्रावधान है तो अपील नहीं है। लेकिन अब चूंकि हम लोग एक डिसाइडेड लीगल पॉइंट पे यहाँ डिस्कस करते हैं मूड कोर्ट में, तो इन्हीं सारी बातों के साथ मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ और आगे की प्रोसीडिंग्स के लिए मैं प्रभात जी को इन्वाइट करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू सर फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल ऑब्जर्वेशन। जिनकी तारीफ की गई, जिनकी समालोचना की गई, बुराई तो किसी की नहीं होती, सारे स्टूडेंट्स फेवरेट ही होते हैं टीचर के, लेकिन फिर भी एक लोगों ने सेक्शन 84 आईपीसी लिया, सेक्शन 84 आईपीसी अनसाउंड माइंड, उसकी कोई जरूरत नहीं थी, ठीक। दूसरी बात थी कि किसी ने भी बेसिक रिसर्च नहीं की। बेसिक रिसर्च मतलब jurisprudence of culpable homicide and murder, what a jurist say about it, jurist की definition क्या है। आपने बेसिक रिसर्च नहीं की, वो किसी ने भी नहीं की। मैंने बोला था क्लास में, कराया था कि आप जूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू को डालिए, डिफिनेशन को डालिए। इसके बाद में ज़्यादातर वही एक दो केस लॉ ही थे सभी के पास, ठीक। और उस केस लॉ का इस्तेमाल कैसे करें, केस लॉ का इस्तेमाल आर्ग्यूमेंट्स में, ये भी एक आर्ट है। रेखा जी ने सही इस्तेमाल किया केस लॉ का, सिर्फ केस लॉ का सही इस्तेमाल किया, इन्होंने जूरिस्ट की ओपिनियन को इन्होंने भी नहीं डाला। दूसरा जो कोर्ट मैनर है, कोर्ट मैनर आप लोग 6 सेमेस्टर में आ गए, कोर्ट मैनर कुछ लोगों ने बाद में थैंक यू किया, कुछ लोगों ने नहीं किया। तो कोर्ट मैनर के लिए सर ने काफी कुछ बताया, ठीक। कोर्ट मैनर के लिए बोला था कि एक तो वीडियो देख लेना,
ठीक कि कोर्ट मैंने कैसे किया, मे आई प्रेजेंट माय केस, मैं एडवांस माय आर्गुमेंट्स, थैंक यू सर फॉर कंसीडरिंग दिस। तो ये जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, ये इतना तो चाहे इंग्लिश हो या हिंदी हो सभी लोग बोल सकते हैं। ओके, तो जब भी कोई आगे से जो प्रॉब्लम दी जाए तो उसका बेसिक ज्यूरिस्प्रूडेंस जरूर समझिए और उस ज्यूरिस्प्रूडेंस को जरूर डिस्कस करिए। ये जो मूड कोर्ट है, मूड कोर्ट इस समय जो मूड कोर्ट चल रही है, ये मूड कोर्ट सिमुलेशन प्रोसेस है। ये मूड कोर्ट में अपीलेट मूड कोर्ट ही लगाई जाती है, इसलिए क्योंकि अगर ट्रायल मूड कोर्ट लगाएंगे तो हमें गवाहों की गवाही दिलवानी पड़ेगी, हमें एविडेंस कलेक्ट करने पड़ेंगे, हमें चार्जशीट देखनी पड़ेगी, इतना सारा प्रोसेस नहीं कर सकते। तो हम ट्रायल मूड कोर्ट कभी नहीं लगाते, इसीलिए मूड कोर्ट अपीलेट बॉडी की लगाई जाती है। तो अपीलेट बॉडी की मूड कोर्ट में आप अपना ज्यूरिस्प्रूडेंस देखिए, इसलिए केस भी ऐसा दिया जाता है जहां पर आप ये स्कोप बुक या ज्यूरिस्प्रूडेंस पॉइंट को डिस्कस कर सके, आप सब्सटेंशियल लॉ के पॉइंट को डिस्कस कर सके। आई थिंक आई एम क्लियर। एनीवन एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? थैंक यू एवरीवन।